हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि महाजनपद काल है। महाजनपद काल से यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। महाजनपद काल को महाजनपद की जो राजधानियाँ थीं, उनको हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। गंधार, शूरसेन, वत्स, कौशल। गंधार महाजनपद जो काल था, उसकी जो राजधानी थी, वो क्या थी? तो महाजनपद काल की जो राजधानी थी, वो थी तक्षशिला। महाजनपद काल की जो राजधानी गंधार की जो राजधानी थी, वो थी तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशंबी थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक, फिर से मैं बताती हूँ। गंधार की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी आपकी कौशंबी थी और कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? कहा जाता था, सॉरी। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु जो शासक थे, उन्हें कुड़िक कहा जाता था। ठीक है, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये अजातशत्रु ने की, उदयन ने की, अशोक ने की या घनंद ने की? तो बताइए किसने करी? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी? तो ये की थी उदयन ने। देखिए बीपीएससी में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। वह कौन सा शासक था? तो वो कालाशोक नाम था उनका। वे कौन सा शासक था? कालाशोक नाम था, जिसमें वैशाली में इनके कार्यकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। एसएससी में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिकंदर महान एवं पोरज पुरु जिसको बोलते हैं कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरज की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये किस में डाला हुआ था? ये झेलम नदी पे डाला हुआ था। एसएससी में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस प्रकार का जो मृदभांड था वो भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ये कौन सा माना गया? तो ये उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन थे। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन थे। इन्हें शहरीकरण नगरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया था। ये भी एसएससी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भोजक या फिर ग्राम भोजक। ये आरआरबी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। आरआरबी एमपीपीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद थे। महापदम नंद नंद वंश के संस्थापक थे। ये भी आरआरबी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ग्रीक ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया?
किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रमीज कहा गया? तो ये किसको कहा गया था? ये कहा गया था घननंद को। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया ईरानियों के द्वारा। ये किया गया ईरानियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण द्वारा किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था यूनानियों द्वारा। ये किया गया था यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा, याद रखिएगा, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये यूनानियों द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ईरान के हकमनी वंश के, याद रखिएगा, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? तो ये किसको बनाया था? ये बनाया था डेरियस दारवाहू फर्स्ट को। डेरियस दायरवाहू फर्स्ट को, याद रखिएगा, अजीब सा नाम है। हाइडेस्पस या वितस्ता, हाइडेस्पस या फिर वितस्ता, आधुनिक नाम इसका झेलम है। झेलम नदी जो है, झेलम नदी को पहले वितस्ता नदी बोला जाता था, का युद्ध 326 बीसी में हुआ। किन किन शासकों के बीच हुआ ये? अगर पूछा जाए कि वितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ था आपके सिकंदर और पोरस के बीच में। किसके बीच में हुआ था वितस्ता का? 326 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शासक दे रखे हैं और वंश दे रखा है। तो चलिए बताइए कि बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनम और बिंदुसार ये किस किस के, कौन कौन से वंश के शासक हैं? तो ये शासक जो हैं, ये आपके बिंबिसार जो हैं वो हर्यक वंश के हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश के हैं। महापद्मनंद मौर्य वंश के हैं और बिंदुसार नंद वंश के हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के हैं। कालाशोक आपके शिशुनाग वंश के हैं। महापद्मनंद मौर्य वंश के हैं और बिंदुसार आपके नंद वंश के हैं। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा, बी इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये इसमें भी महाजनपद काल और आधुनिक क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। मगध, पहले मगध कहा जाता था, लेकिन आज उसका नाम क्या है? आज उसका नाम पटना व गया के जिले हैं। वत्स, पहले वत्स महाजनपद काल में वत्स नाम था, अब इलाहाबाद है। कौशल था, अब अवध है। और अवंती था, अब इसका आधुनिक नाम मालवा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मगध पहले कहा जाता था, अब पटना कहा जाता है। वत्स को इलाहाबाद, कौशल को अवध और अवंती को मालवा। इसके हिसाब से आपका ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिव्रज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिव्रज या फिर राजगृह थी। ये आपका बीपीएससी में आया है क्वेश्चन, 2 बार आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ये किस शासक के द्वारा किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था उदयन द्वारा। ये किया गया था उदयन द्वारा। सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किसमें उपलब्ध है? तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो बताइए कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घननंद थे, ये घनानंद थे। बीपीएससी में आया है, हुआ पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये किस सदी में हुआ था? ये छठी सदी में हुआ था। ये छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा इसको, ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। अब बताइए सिकंदर की सफलता के भारत में कौन कौन से कारण थे? तो ये आपके भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसके हिसाब से आपका डी आंसर सही हो जाएगा। सिकंदर की भारत में सफलता के ये निम्न कारण थे। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजा दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं, राजा और राज्य दे रखे हैं। चलिए प्रघोत, उदयन, प्रसेनजित और अजातशत्रु। अब आपको बताना है ये राजा किस किस राज्य के हैं। तो बताइए किस राज्य के हैं ये राजा? तो देखिए प्रघोत जो हैं ये आपके अवंती के हैं। प्रघोत जो हैं ये आपके अवंती के हैं। और आपके उदयन जो हैं वो आपके वत्स के हैं। उदयन जो हैं वो आपके वत्स के हैं। प्रसेनजित जो हैं कौशल के हैं। और अजातशत्रु मगध के हैं। ठीक है, प्रघोत जो हैं अवंती के हैं। उदयन जो हैं आपके वत्स के हैं। प्रशंजनित आपके कौशल के हैं। और अजातशत्रु आपके मगध के। इस हिसाब से आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सूची वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं मैथ्स वाले। और ये देखिए यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में? बताइए कहाँ खोदी गई थी ये नहर? तो ये नहर खोदी गई थी कलिंग में। यूपीपीसीएस में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला ईरानी पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वे कौन सा शासक है बताइए? ये डेरियस है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था ये डेरियस है। आरएएस और आरटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु थे, उनका सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो बताइए किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा इनका? तो ये रहा वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ को वैशाली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, उसको रथ मूसल बोला जाता है। एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक को बोलते हैं पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो बताइए किसने किया था ये पहली बार? तो ये किया था अजातशत्रु ने अपने कार्यकाल में। किसने किया था? अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अब नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घननंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये बताइए कब हुआ था? ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? इनमें से बताइए कौन से बुद्ध के समकालीन थे? तो देखिए बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु
और प्रसेनजित थे। बुद्ध के समकालीन आपके कौन थे? अजातशत्रु थे और प्रसेनजित थे। बिंदुसार नहीं थे। सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और प्रसेनजित थे। इसके हिसाब से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बताइए बड़े राज्यों के मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा का चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो बताइए किस राज्य के लिए भेजा था? तो इन्होंने भेजा था अवंती के लिए। किसके लिए भेजा था? अवंती के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो ये बना दिया था शिशुनाग ने। किसने बनाया था? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अब किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो ये किया था बिंबिसार ने। अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अब किसने नहीं किया था पूछा है। किसने नहीं किया था पूछा है। तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी में नहीं किया था। काशी का नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अब काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? किस राजा ने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु ने। किसने किया था काशी और लिच्छवी का विलय मगध में? तो ये अजातशत्रु ने किया था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से वॉच करिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य में के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो देखिए पहला है आपका पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी। ये बिल्कुल सही बात है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सब क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। ये भी महापद्म नंद को उपाधि दी गई थी। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी। ये भी बिल्कुल सही बात है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सभी सही हैं पॉइंट, इसलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो किसका शासन था भारत पर? ये नंद का था। सिकंदर का आक्रमण के समय यूपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व सदी में प्रारंभ में छठी सदी में प्रारंभ में भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था छठी सदी में? तो ये था आपका मगध। मगध राज्य जो था सबसे शक्तिशाली राज्य नगर राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो कौन कौन सा माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, या फिर घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो बताइए किसका प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका
ये पांचों ही ठीक हैं। ठीक है। ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है खरोष्टी लिपि का प्रचार भी, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार की गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ये पांचों ही आपके ठीक होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। इसका आंसर होगा उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये इसका आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ये सिकंदर की आक्रमण का प्रभाव नहीं था। बाकी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए, बिल्कुल सही बात है। इस आक्रमण से पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल सही बात है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया है, ये बात यहाँ पर गलत हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये आपकी मगध में नहीं थी। ये मगध में नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बिंबिसार को। किसको कहा जाता है? बिंबिसार को। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? उग्रसेन का मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है महापदम नंद को। ये कहा जाता है महापदम नंद को। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। डेरियस जिसको दारहवाहु फर्स्ट ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी मतलब प्रांत बनाया, उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? बताइए, उसमें कितना राजस्व प्राप्त होता था इसमें बनाया गया? तो इसमें आपका 360 टैलेंट 307 टैलेंट प्राप्त होता था। ठीक है, इतना राजस्व इनको प्राप्त होता था डेरियस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन सा था इसमें से? इसमें हेरोडोट्स थे। हेरोडोट्स जो था वो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था श्रेणियों के संचालक को? तो श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। अष्टकुलक राजा हैं और इनके राज्य हैं। राजा हैं और इनके राज्य हैं। तो अष्टकुलक राजा का राज्य क्या है? परामर्शदायी संस्था। इनका राज्य है परामर्शदायी संस्था। महामात्र का उच्च कोटि के अधिकारी को बोला जाता है। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। और वली साधक बोला जाता है किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को। किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को वली साधक कहा जाता है। और शौल्कक या शुल्क का अध्यक्ष कहा जाता है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारियों को। तो समझ में आया आपको? अष्टकुलक किसे कहा जाता है? अष्टकुलक कहा जाता है परामर्शदायी संस्था के। महामात्र कहा जाता है उच्च कोटि के अधिकारी को। वली साधक कहा जाता है किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी को। और शौल्किक या फिर शुल्क अध्यक्ष कहा जाता है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को। तो इसके हिसाब से आपका कूट जो बैठेगा वो आपका ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो ये कौन था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और उसके बाद इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया? तो ये अजातशत्रु थे। ये अजातशत्रु थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या करी थी और फिर अपने पुत्र द्वारा ये
अपने इनके पुत्र ने भी इनकी हत्या कर दी थी। यूपीपीसीएस में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब महाजनपद काल दे रखे हैं और राजधानी दे रखी है, तो बताइए कौन सी राजधानी का कौन सा महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजधानियाँ, ये आप याद कर लीजिएगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पंचाल की राजधानी ऐच्छत्र है। पंचाल की राजधानी ऐच्छत्र है। कौशल की राजधानी आपकी साकेत है और वत्स की राजधानी आपकी कौशंबी है। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, पंचाल की राजधानी आपकी ऐच्छत्र है, कौशल की राजधानी साकेत है और वत्स की राजधानी आपकी कौशंबी है। इस हिसाब से आपका बी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये आपका अंगुत्तर निकाय है। ये आपका अंगुत्तर निकाय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो मत्स्य महाजनपद जो है आपका राजस्थान में स्थित था। कहाँ पर स्थित था मत्स्य महाजनपद? यह आपका राजस्थान में स्थित था। और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? अभी क्वेश्चन ऊपर कराए थे, उसमें भी बताया था कि वितस्ता नदी थी एक, उसको आज आधुनिक युग में कहा जाता है झेलम। ठीक है, ये भी आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसी तरीके से ये आपने 57 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसको ये महाजनपद का आपका पूरा टॉपिक क्लियर था और 57 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक बैठ रहे हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो पूरी जीके जीएस हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।